कैसे हो दोस्तों? आप सब आई होप ठीक होंगे। और आज आप सबके लिए एक वीडियो लेके आया है, ठीक है। आप लोग ज़रूर देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। वो भी कर देना। और आज इंडिया पाकिस्तान के ऊपर वीडियो लेके आया है, आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए आप सबको कैसा लगा वीडियो। और आप सबको जानकारी भी हो जाएगा, साथ साथ मेरा भी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो देखते हैं और बिल्कुल स्किप भी मत करो, वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने से मालूम पड़ेगा क्या हुआ नहीं हुआ था उसी टाइम, ठीक है। पॉलिटिक्स तो उसी टाइम से ही हो रहा था, ठीक है। और अभी का तो और हाई लेवल का हो गया, ठीक है। हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई सोचता भी नहीं है कोई पॉलिटिक्स में। तो आइए देखते हैं वीडियो। आज से 76 साल पहले 1947 हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आजादी तो मिल गई, लेकिन दोनों देशों में कत्लेआम का एक माहौल था। देश का और समाज का एक खूनी विभाजन, एक पार्टीशन हो चुका था। गोरे 200 साल राज करके लूट करके चले तो गए, लेकिन नफरत और बंटवारे की ऐसी बीज बोई, ऐसी बीज बोई जिसकी फसल आज तक भी बहुत सारे लोग काट रहे हैं। 1947, एक तरफ राजधानी में आजादी का जश्न और वहीं दिल्ली के आसपास के इलाकों में खूंखार दंगे हो रहे थे, मारकाट हो रही थी, रेप्स हो रहे थे। मेवाट में भी फसाद का माहौल था और वहां के हिंदू प्रिंसली रूलर्स के तरफ से काफी दबाव था कि मेवाट के मुसलमान पाकिस्तान निकल लें। गांधी मेवाट पहुंचते हैं, नूह डिस्ट्रिक्ट में, और भरोसा दिलाते हैं कि वो दिल्ली और आसपास के इलाकों में शांति बहाल करने की पूरी कोशिश करेंगे और सरकार भी पूरी कोशिश करेगी। वो भी अपना ट्राइड एंड टेस्टेड हथियार फिर इस्तेमाल करते हैं, एक फास्ट अनटू डेथ का ऐलान करते हैं। गांधी जी के विजिट के बाद सैयद मुतालबी मेवाटी कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जिन्ना को एक संदेश पहुंचाते हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान ने ठान लिया है कि वो गांधी जी की जिंदगी बचा कर रहेंगे, क्योंकि गांधी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हो रहे बर्बरता के खिलाफ एक शांति की बुनियाद है। मेवाट के मुसलमानों ने इन दंगों में बहुत कुछ खोया है, पर गांधी जी की कोशिशों के चलते हमने ये फैसला किया है कि हम रहेंगे तो हिंदुस्तान में ही। सैयद मुतालबी ने मेवाट के मुसलमानों के तरफ से जिन्ना और पाकिस्तान के लोगों को अपील की कि वो पाकिस्तान में हो रहे माइनॉरिटीज पर हमला, मारकाट, रेप्स उसको रोके, वहां शांति बहाल करे, ताकि वहां के हिंदू और सिख अपने घर जा सके। अंत में मेवाट का मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब का ये काफी मशहूर शेर है। क्या आपने फोटो खिंचवाई है वो मिट्टी को हाथ में लेकर? हाँ, दंगे, बुलडोजर और एथनिक क्लेंजिंग तो चलती रहेगी, आप फोटो जरूर खिंचवा लेना। पर उसके साथ साथ एक देशभक्त होने के नाते बंटवारे की दास्तां भी जरूर सुन लेना कि कैसे इंसान को इंसान से बांटा गया और बांटा जा रहा है। इन बंटवारों का नतीजा क्या होता है और क्या आप में हिम्मत है कि आप भी इस खूनी बंटवारे के सामने एकता की एक छोटी सी पहल रख सको? 15 अगस्त को तो हम धूमधाम से इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, मनाना भी चाहिए। 76 सालों में हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन 14 अगस्त को थोड़ा पार्टीशन को भी याद कीजिए, ठीक जैसे दुनिया भर में 27 जनवरी हॉलोकास्ट को याद किया जाता है और सबक लिया जाता है कि नफरत के चपेट में आकर गलतियां कैसे की जाती हैं और वो फिर से ना हो। हमने भी 14 अगस्त में प्रण लिया था कि हम पार्टीशन की गलतियां फिर से नहीं दोहराएंगे, देश को फिर से बंटने नहीं देंगे, लेकिन शायद वो हम प्रण भूल जाते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे पहला सबक यही है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में हमेशा से ये जो तीखा बंटवारा है वो था नहीं। बस थोड़ी सी हिस्ट्री की किताबें आपको खंगालने की जरूरत है। अब बात यहां हम कबीर से, अमीर खुसरो से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुद्दा इंडिपेंडेंस का है और पार्टीशन का है तो 1905 का बंगाल पार्टीशन का ही मुद्दा उठा लेते हैं। लॉर्ड कर्जन और अंग्रेजी हुकूमत ने फैसला लिया कि बंगाल प्रेसिडेंसी को इफेक्टिवली एडमिनिस्टर करने के लिए उनको 2 हिस्सों में बांटा जाए, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल।
लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेटिव मूव का एग्जीक्यूशन या बाइफर्केशन रिलीजियस बाउंड्रीज से होना था। वेस्ट में हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा, ईस्ट में मुसलमान पॉपुलेशन ज्यादा। मेजॉरिटी ऑफ बंगालीज इंटेलेक्चुअल से लेकर आम आदमी तक इस रिलीजियस बंटवारे के खिलाफ था, उन्होंने आवाज भी उठाई। लेकिन कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को यह डर था कि अपर कास्ट हिंदूज का एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में काफी दबदबा है और इस बंटवारे के होने के बाद उन्हें अपना हिस्सा मिलेगा। पर ज्यादातर बंगालीज, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स इंक्लूडेड, वो मानते थे कि अंडर रिप्रेजेंटेशन तो है, लेकिन उसका जवाब बंटवारा नहीं है, उसका जवाब एक इंक्लूसिव सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, ना कि ये रिलीजियस कम्युनलिज्म जिसको अंग्रेज भी बढ़ावा दे रहे थे। तो इस पार्टीशन के खिलाफ इतना प्रोटेस्ट हुआ, खुलकर प्रोटेस्ट हुआ, कि आखिर लॉर्ड कर्जन को अपने मास्टर स्ट्रोक को रिवर्स करना पड़ा, बंगाल को फिर से यूनाइट होना पड़ा। पर देखिए, अंग्रेजी हुकूमत को तो डिवाइड एंड रूल करना ही था। क्यों? अरे 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में गोरों को काफी जोर का झटका जोर से लगा था। हिंदू और मुसलमान एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, और गोरों को यह बात एकदम समझ में आ गई कि भैया अगर काटोगे नहीं, अगर बांटोगे नहीं, तो फिर 3 गुना लगान को टाटा बाय बाय कर दो, वापस शिप में बैठकर वापस जाना पड़ेगा इंग्लैंड। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों को 1857 का जिम्मेदार ठहराया और उनको बुरी तरीके से कुचला। अगले कुछ दशकों में इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को बहुत अच्छी तरीके से तराशा गया ताकि ब्रिटिश हुकूमत को एक यूनाइटेड ऑपोजिशन ना मिले। इस डिवाइड एंड रूल के काफी पहलू थे, इतना सिंपल भी नहीं था। आर्मी में कास्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट, जमींदार और प्रिंसेस को स्पेशल ट्रीटमेंट देना, इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन करना, और इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो रिलीजियस डिवाइड था। बंगाल का बंटवारा एक छोटा सा एग्जांपल है। ब्रिटिश सरकार ने 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट भी क्रिएट किए मुस्लिम्स के लिए, यानी इलेक्शंस में जनरल सीट्स होंगी और अलग मुस्लिम सीट्स होंगी जिसके लिए सिर्फ मुस्लिम्स वोट कर पाएंगे। पर इसके बावजूद 1910s में हिंदू मुस्लिम यूनिटी बस बढ़ ही रही थी। 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने बॉम्बे के चौपाटी बीच में एक हड़ताल को लीड किया रोलेट एक्ट के खिलाफ, जिसमें कुल कहा जाता है 1.5 लाख लोग मौजूद हो गए और सारे के सारे दुकान ठप। अगले दिन बॉम्बे के एक उर्दू अखबार ने यह लिखा कि हड़ताल एक शानदार कामयाबी थी और हिंदू मुसलमान आपस में ऐसे घुल गए जैसे पानी में शक्कर। उसी दिन कराची न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट छपा। कराची के सारे दुकान और बाजार बंद थे, जो इस शहर के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। हड़ताल के वक्त कोई कम्युनलिज्म और कोई सेक्टेरियन इंपल्स नहीं था। हां, वहां हिंदू, मुसलमान, पारसी, खोजा, जैन, मगर कल सिर्फ वहां लोग हिंदुस्तानी थे। उनका धर्म एक था, आत्मसम्मान, इंसानियत और हिंदुस्तान की सुरक्षा करना। 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी का दिन था। अमृतसर में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी बड़ी संख्या में त्योहार मनाने आए और पूरा अमृतसर महात्मा गांधी की जय, हिंदू मुसलमान की जय के नारों से गूंज रहा था। आजकल रामनवमी में क्या होता है? गंदी ओछी राजनीति ने हाईजैक कर लिया है ऐसे एक पावन अवसर को, और धर्म और आस्था की बातें कम होती हैं, मरने मारने और बांटने की बातें ज्यादा होती हैं। खैर, 1919 की भावना थी इंडियन नेशनलिज्म की कि इस मिट्टी में सबका खून शामिल है, हमें हिंदू मुसलमान करके बटना नहीं है और हम एकजुट होकर हिंदुस्तान को गोरों से आजाद करेंगे। यहीं से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट की भी शुरुआत होती है। मगर इस इंडियन नेशनलिज्म के सामने एक काउंटर आइडिया भी मौजूद था, 2 नेशन थियरी का, कि मुस्लिम सभ्यता अलग है, हिंदू सभ्यता अलग है। अनडिवाइडेड इंडिया में एक्चुअली 2 नेशंस हैं, एक हिंदू नेशन, एक मुस्लिम नेशन। अब शायद आप जिन्ना की एंट्री का इंतजार कर रहे हैं, पर थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, उनकी एंट्री अभी होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले 1923 में वीर सावरकर ने 2 नेशन थियरी को फॉर्मुलेट किया था। उसके बाद हिंदू महासभा लीडर लाला लाजपत राय ने द ट्रिब्यून में लिखा कि उनके स्कीम के तहत इंडिया का एक क्लियर पार्टीशन होगा, एक मुस्लिम इंडिया और एक नॉन मुस्लिम इंडिया। कांग्रेस, जो उस समय
हिंदू महासभा से ज्यादा पॉपुलर थी, वो इस टू नेशन थ्योरी को साफ रिजेक्ट करती है। 1928 में कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट को अडॉप्ट किया, जिसके तहत पार्टी ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को भी रिजेक्ट किया और एक यूनाइटेड, इंडिपेंडेंट और सेक्युलर इंडिया की डिमांड रखी अंग्रेजों के सामने। मगर शेखर बंदोपाध्याय जैसे रिसर्चर्स ने डेटा के साथ दिखाया है कि कैसे कार्डर लेवल पर भी कांग्रेस में हिंदू महासभा का इंफ्लुएंस बढ़ रहा था, स्पेशली कैंडिडेट सिलेक्शन के मुद्दे पर। पंजाब और बंगाल जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में भी कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम्स भारी तादाद में अंडर रिप्रेजेंटेड थे। एक साफ परसेप्शन बन रहा था कि कांग्रेस एक अपर कास्ट हिंदू पार्टी है। सिर्फ मुस्लिम लीग ही नहीं, पेरियार, अंबेडकर और कम्युनिस्ट का भी यही मानना था। इसी सेंस ऑफ एलिनेशन को अंग्रेजों ने भापा, खूब भापा और उसको हवा दी इस आंख को। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद में एक स्पीच दी, जिसमें उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की डिमांड रखी। 1933 में एक कैम्ब्रिज स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द बनाया और इकबाल का आइडिया जो था उसको सपोर्ट किया। मगर अभी भी इतना सपोर्ट ग्राउंड पर नहीं था एक सेपरेट स्टेट के आइडिया के लिए। 1937 में ब्रिटिश इंडिया में इलेक्शंस होते हैं। देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आज के टाइम का वो नहीं था। वोट देने के लिए एजुकेशन एक क्वालिफिकेशन था, लैंड ओनिंग क्राइटेरिया भी था। तो ये कोई एक्चुअली डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन नहीं था, पर एक ट्रेंड जरूर दिखता है इस पर भी। ओवरऑल सीट्स थी 1585। कांग्रेस 707 सीट्स के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। मुस्लिम लीग को सिर्फ 107 सीट्स मिली। मुस्लिम मेजॉरिटी पंजाब, सिंध, बंगाल में भी लीग का सफाया हो गया। पंजाब और सिंध में यूनियनिस्ट पार्टीज जीती। क्रॉस रिलीजियस थी ये, देश का बंटवारा ये भी नहीं चाहती थी। मौलाना आजाद और अब्दुल गफार खान जैसे मुस्लिम लीडर्स भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। तो फिर जब 1937 में बंटवारे की राजनीति को भाव नहीं मिला, तो अगले 10 सालों में ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान बनकर खड़ा हो गया। यही तो खेल है खतरे की राजनीति का। एक बार नफरत और शक दिमाग में घर कर लेता है ना, तो आपको खतरे से ना कोई लॉजिक बचा नहीं पाता। अब इस एपिसोड में सारे डिटेल्स तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। पाकिस्तान के बनने में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम यहां मेन एस्पेक्ट्स को ही कवर करेंगे। लेकिन अगर पार्टीशन को और भी गहराई से समझना है तो बहुत सारी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आराम से सुन सकते हैं ऑडियोबल के माध्यम से। A Time of Madness, A Memoir of Partition, या फिर The Great Partition, The Making of India and Pakistan, या अगर आपको दिलचस्पी है गांधीज रोल इन पार्टीशन ऑफ इंडिया। अगर ये रिसर्च एकेडमिक बुक्स आपको पसंद नहीं है तो मंटो की शॉर्ट स्टोरीज या खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान सुन लो। वो पार्टीशन का दर्द आपको जरूर महसूस करवा देंगे अपने शब्दों से। मालूम है आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन अगर सोशल मीडिया के सुपरफिशियल नॉलेज से थोड़ा सा डीपर लेवल पर जाना है, और वो भी बहुत आसानी से, देन ऑडियोबल इज अ ग्रेट वे। अरे वॉक करते समय, ट्रैवल करते समय, या घर का काम करते करते आप ये बुक्स कंज्यूम कर सकते हैं। पहले मुझे भी थोड़ा ऑड लगता था, लेकिन नाउ इट्स ग्रेजुअली बिकमिंग अ हैबिट। और दुनिया भर की किताबें आपको यहां मिल सकती हैं ऑडियोबल मेंबरशिप के साथ। कैसे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करो और 2 महीनों के लिए ऑडियोबल आपके लिए बिल्कुल फ्री। अब तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कम कर दो, असली यूनिवर्सिटी आपके हाथों में, आई मीन आपके कानों में। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी ऑफ पार्टीशन। और अब आता है एक बहुत डार्क चैप्टर। जिन्ना और मुस्लिम लीग को यह बात समझ में आ जाती है कि भाई आपदा में ही अवसर ढूंढना पड़ेगा, और वहां से एक बहुत क्लियर कम्युनल एजेंडा का सिलसिला शुरू होता है अपना सपोर्ट बेस को इंक्रीज करने के लिए। और इस ग्रोथ से यह सीख मिलती है कि कैसे कम्युनल पार्टीज अपना वर्चस्व बढ़ाती हैं। सबसे पहले जरूरी है सपोर्ट। जिन्ना को उस टाइम पर कॉरपोरेट्स का नहीं, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत का सपोर्ट तो खूब मिला। मुस्लिम लीग स्ट्रांग होगी तो कांग्रेस कमजोर होगी, और लीग की मदद से अंग्रेजी हुकूमत को ज्यादा मुस्लिम सोल्जर्स भी मिल रहे थे अपने आर्मी के लिए। सोल्जर्स इंपॉर्टेंट थे, याद रखिए वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो चुकी थी, और कांग्रेस काफी नाखुश थी कि बिना इंडियन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के परमिशन के, बिना उनसे कंसल्ट किए हिंदुस्तान को जंग का हिस्सा बना दिया गया। अब कांग्रेस मिनिस्टर्स ने प्रोटेस्ट में अपने पोस्ट से रिजाइन किया।
तो लीग ने इस चीज को सेलिब्रेट किया। 22 दिसंबर 1939 को डिलीवरेंस डे मनाया गया। इसी के कुछ महीनों बाद 1940 में जिन्ना ने लाहौर डिक्लेरेशन दी कि आजादी के बाद दो देश बनेंगे, एक हिंदू और एक मुसलमान। जैसे जैसे जिन्ना अपना एजेंडा आगे रखते वैसे वैसे हिंदू महासभा भी जोर से अपना कम्युनल एंगल और ऊपर करती रहती और खुद भी इस टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करती। 1941 तक हालात काफी हद तक बिगड़ गए थे और कई शहरों में कम्युनल राइट्स अब दिखने को मिल रहे थे। इसी टाइम पर सावरकर ने भी गांधी पर हमला बोल दिया और यह कह के कि गांधी मुस्लिम्स को अपीस कर रहे हैं। सावरकर ने हिंदू यूथ को इंकरेज किया कि वो तलवार के दम पर हिसाब अब बराबर ही कर दे। पर 1942 में भी इन अपील्स का कोई खास असर नहीं हुआ था ऑन द ग्राउंड, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते कांग्रेस ने अपने सपोर्टर्स को काफी कंसोलिडेट करके रखा था। सावरकर वैसे खुलेआम क्विट इंडिया मूवमेंट का फिर उन्होंने बहिष्कार किया। आज की डेट में ऐसी बातें कर लो तो मैंने इसका मतलब हुआ जेल को दावत देना। जब क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत कांग्रेस नेताओं को जेलों में ठूसा जा रहा था, उसी समय जिन्ना एकदम फ्री बर्ड की तरह घूम रहे थे, जगह जगह ब्रिटिश सपोर्ट के साथ घूम रहे थे, टू नेशन थ्योरी फैला रहे थे। और जो इनसिक्योरिटी कुछ मुस्लिम्स में पहले से ही थी कि देश में कांग्रेस और हिंदू महासभा का मेजॉरिटेरियनिज्म चलेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसी इनसिक्योरिटी को इस्तेमाल करके पाकिस्तान बनाने का एक सपोर्ट बेस बन रहा था। यह खतरे में है कि राजनीति पॉलिटिक्स की किताबों में सबसे पुराना पाठ है, लेकिन आज भी गजब काम करता है। 1946 में फिर से ब्रिटिश इंडिया में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए और इस बार रिजल्ट्स का मैप कुछ अलग ही निकला। एक क्लियर रिलीजियस पोलराइजेशन दिखने को मिला। मुस्लिम सीट्स में लीग ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और जनरल सीट्स में कांग्रेस ने। इंटरेस्टिंगली सिख मेजॉरिटी सीट्स में भी पोलराइजेशन साफ साफ अब देश में दिखने लगा। अकाली दल जो खुद को एक सिख पार्टी की तरह ब्रांड कर रहा था, उसने सिख मेजॉरिटी एरियाज में क्लीन स्वीप हासिल किया। पर इसी कम्युनल माहौल में भी बहुत सारे लोग टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे। 1946 में एक बहुत बड़ा नेवल म्यूटनी हुआ। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इस मूवमेंट का खुलेआम समर्थन किया और एक जनरल स्ट्राइक का भी ऐलान किया, जिसके चलते लाखों लोग कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और कराची जैसे शहरों में सड़कों पर आए और इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ साथ एक और नारा गलियों में गूंज रहा था, हिंदू मुस्लिम एक हो। 1946 में भी ऐसे नारे लग रहे थे। याद रखिए, अंत तक ऐसे काफी हिंदू और मुसलमान थे जो टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे और उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। पर अफसोस, कम्युनलिज्म की नैया अब निकल चुकी थी। वर्ल्ड वॉर II के बाद यूके में उतनी पॉलिटिकल विल अब बाकी नहीं रही थी अब कि अपना एम्पायर कंटिन्यू करे, और पूरी दुनिया में एक डीकॉलोनाइजेशन का वेव शुरू हो चुका था। तो 1946 में अंग्रेजी हुकूमत ने कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा, जिसका मकसद यह था कि फिगर आउट करें कि अब ट्रांसफर ऑफ पावर किस तरीके से होना चाहिए, कितने देश बनेंगे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी या नहीं होगी, रेफरेंडम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा, कोई ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन भी होगा, लकीर बनेगी तो कहां बनेगी, कैसे बनेगी। कुछ आम इंसानों को लगा कि लाहौर हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगा, तो वही कुछ ने सोचा कि दिल्ली पाकिस्तान में आएगा। याद रखिएगा, सांप्रदायिक नफरत का माहौल बनाकर लोगों को डिवाइड करना, उन पर रूल करना तो आसान हो जाता है, फसाद आसान है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब निकलने की बारी आई तो गोरों ने गुड़ गोबर कर दिया। कैबिनेट मिशन का इनिशियल प्लान था एक यूनाइटेड इंडिया, जिसमें काफी सारी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी। पर यह प्लान ना कांग्रेस को ना मुस्लिम लीग को, दोनों को मंजूर नहीं था। कांग्रेस को इतना वीक सेंटर मंजूर नहीं था, लीग को तो सेंटर ही नहीं चाहिए था, अपना ही देश चाहिए था। अब यहां आता है जिन्ना का मास्टर स्ट्रोक, डायरेक्ट एक्शन डे। हमने हाल ही में इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश की थी कि एक दंगे का जन्म कैसे होता है, कैसे उसे बर्थ दिया जाता है। पहले खतरे में है का नैरेटिव बनाओ, फिर एक डर का माहौल बनाओ, फिर एक रैली निकालो जो सेंसिटिव एरिया से भड़काऊ नारेबाजी करते निकले। इस रैली के दौरान कहीं से वायलेंस शुरू हो जाता है। अब इससे पहले कि यह पता चले कि पहला प्रहार किसने किया, पहला पत्थर किसने मारा, पहला तलवार किसने चलाया, पहला गोली किसने फायर किया, पूरा का पूरा शहर दहशत के शिकार हो जाता है। और गोली रोकना तो फिर दूर, प्रशासन फिर लाशें तक नहीं गिनती है। 16 अगस्त 1946 को कुछ ऐसा ही दिखने को मिला।
जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे के तहत लीग के सपोर्टर्स को बोला कि भैया सड़क पर आओ और पाकिस्तान की मांग करो, कट्टरपंथी नारेबाजी हुई, जानबूझकर भीड़ को भड़काया गया और नतीजा कैलकाटा शहर में रैली हिंसक हो गई। पूरे शहर में कम्युनल वायलेंस फैल गया। इस इंस्टेंस में वायलेंस की शुरुआत हालांकि जिन्ना के प्लान के तहत हुआ था, मुसलमानों ने किया था। वायलेंस का सबसे बड़ा शिकार भी मुसलमान ही बने, क्योंकि कैलकाटा में तो हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से ज्यादा थी। लेकिन जब यह खबर फैली तो बंगाल के दूसरे इलाकों में जहां कोई वायलेंस तब तक नहीं हुआ था, वहां पर भी दंगे भड़के, दंगों की चीख सुनाई दी। ईस्ट बंगाल में नोआखली में जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका था, वहां पर भी हिंदुओं पर हमला हुआ। और इसके रिस्पांस में बिहार के इलाकों में जहां हिंदू मेजॉरिटी था, वहां पर मुसलमानों पर हमला हुआ। देश का और देश के लोगों का कत्लेआम होना शुरू हो गया। अंग्रेजी हुकूमत और मिलिट्री ने रोकने की कोशिश भी नहीं की और पुलिस प्रशासन भी कई एरियाज में लोकल कम्युनल ग्रुप्स के साथ सिंपैथेटिक थी। हां, बुलडोजर नहीं चले, पर आराम से लोगों के घरों को फूंक दिया गया। देखिए, यहां तक स्क्रिप्ट हम अक्सर देख चुके हैं, रोज ही देख रहे हैं, पर इसके आगे जो हुआ वो उस टाइम पर एक चमत्कार था कि कभी, और ऐसे चमत्कार कभी कभी होता है। गांधी जी इस माहौल में भी हिंदू मुस्लिम एकता पर टिके रहे। उन्होंने यह तय किया कि वो नोआखली जाएंगे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे। लोगों ने मना बहुत करने की कोशिश की कि क्या पता यार, यहां गांधी को ही मार डाले कोई। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम उनको, उनके दंगे कोई नहीं रोक पा रहा है? आर्मी नहीं रोक पा रही है, पुलिस नहीं रोक पा रही है, आप यहां अमन चैन और एकता की बात करोगे? गांधी नोआखली पहुंचे, वहां पर फास्ट किया, रेगुलर इंटर रिलीजियस प्रेयर मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और कहा कि मैं तब तक ईस्ट बंगाल नहीं छोड़ूंगा जब तक एक हिंदू मुसलमान में म्यूचुअल ट्रस्ट वापस ना आ जाए, शांति बहाल ना हो। बगैर इसके ना पाकिस्तान है ना हिंदुस्तान है। अगर यही सब करते रहोगे तो सिर्फ गुलामी है जो हमारे देश का इंतजार कर रही है और हमारा देश हमेशा फसाद और बर्बरता में ही डूबता रहेगा। नोआखली में चमत्कार हुआ कि वहां शांति बहाल हुई। फिर गांधी का काम वहां खत्म हुआ, बोरिया बिस्तर उन्होंने वहां समेटा, कलकत्ता पहुंच गए, वहां पर भी दंगे रोकने की कोशिश की। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अनाउंस कर दिया कि ब्रिटिश इंडिया के 2 सक्सेसर स्टेट्स होंगे, इंडिया और पाकिस्तान, और 15 अगस्त को ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। सिरिल रैडक्लिफ, एक ऐसा नासमझ अंग्रेज जो कभी पहले हिंदुस्तान आया नहीं था, उसको यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो हिंदुस्तान का बंटवारा कर दे। उसने कोई फील्ड वर्क तक नहीं किया। अब क्या करें, जून का महीना है, बहुत गर्मी होती है, इट्स टू हॉट। सिर्फ कुछ आउटडेटेड मैप्स को देखकर कुछ लकीरें खींच दी गई। खैर, रैडक्लिफ को बहुत ज्यादा दोष भी क्या दें, ऐसा कोई भी इंसान नहीं था, ऐसा कोई भी लकीर खींच नहीं सकती थी जो एक जायज बंटवारा कर सके हमारे देश का। गलती तो आइडिया में ही थी, रैडक्लिफ ने तो बस लाइन खींची। लाखों लोग बॉर्डर के इस तरफ और बॉर्डर के उस तरफ जाने की होड़ में लग गए। पहला पत्थर किसने मारा, पहला खून किसने किया, यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन यह पता है कि मार काट शुरू हुई। इसे इतिहास में द ब्लडीएस्ट पार्टीशन इन द वर्ल्ड कहा जाता है। 10 लाख लोग मिनिमम मारे गए और उससे भी ज्यादा लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई। 15 अगस्त आते आते गांधी ने कलकत्ता में फास्ट तो किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रेयर मीटिंग किया, उस शहर में शांति भी बहाल हो गई। और अगस्त 15 आते आते हिंदू मुसलमान भी साथ साथ सड़कों पर निकले और देशभक्ति के नारे भी लगाए गए। राजगोपालाचारी या राजा जी उस टाइम पर वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर थे, वो कैलकाटा के संदर्भ में लिखते हैं कि गांधी के कई अचीवमेंट्स हैं, पर शायद उनमें से कोई भी इतना महान और इतना शानदार नहीं है जितना उन्होंने कैलकाटा में जो काम किया है। लेकिन जहां गांधी नहीं थे वहां अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस चल रहा था, खासकर कि पंजाब में। यहां से वहां ट्रेन तो जाती, मगर लाशों से भरकर। सैकड़ों महिलाओं को असॉल्ट किया गया, किडनैप किया गया, उनका रेप हुआ। और महिलाएं तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज्यादा सफर करती हैं। शायद किसी ने इतना बड़ा पॉपुलेशन ट्रांसफर और वायलेंस एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जिन्ना खुद परेशान कि अगर हिंदुस्तान के सारे मुसलमान पाकिस्तान आ गए तो उनको कैसे सिटीजनशिप देंगे, उनके लिए जगह कहां है। अजीब फकीरी थी उस इंसान में भी। देश बना डाला मुसलमानों के नाम पर, लेकिन यह फिक्र खा गई कि अब अगर मुसलमान सारे आ गए तो क्या होगा। जिन्ना को यह प्रैक्टिकल बातें थोड़ा पहले सोचना चाहिए था। वैसे भी हिंदू मुसलमान सिख सबके लिए सिटीजनशिप और घर उस समय जरूरी नहीं था।
उनके लिए तो जान बचाना ही एक एजेंडा था कि भैया जान बच जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसी दौरान दिल्ली में आरएसएस चीफ गोलवरकर ने एक भाषण दिया। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुसलमानों को हिंदुस्तान में रख सके, उनको देश छोड़ना ही पड़ेगा। गांधी सिर्फ कांग्रेस के वोट बैंक के नाते यहां मुसलमान को रखना चाहते हैं, पर अगले चुनाव तक एक भी मुसलमान हिंदुस्तान में बाकी नहीं रहेगा। रही बात गांधी की, तो हमारे पास वो जरिए हैं जिससे हम उन्हें एकदम चुप करा दें। वायलेंस के चलते दिल्ली के आसपास काफी सारे मुस्लिम कम्युनिटीज पाकिस्तान जाने की सोच रहे थे। दिल्ली में एक हिस्टोरिक स्पीच में मौलाना आजाद ने मुसलमानों को बताया कि हिंदुस्तान को और दिल्ली को छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो हुआ सो हुआ। हिंदुस्तान अपना मुल्क है, उसे अपना मुल्क मानो और इसको तरक्की के राह पर ले चलो। गांधी भी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। इसी शांति के सिलसिले में गांधी घसेरा गांव भी गए, जो कि आज के नूह डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन गांधी जी भी ठहरे तो इंसान ही, और उनको चुप तो कराना ही था, और उनको चुप कराने का टाइम आ गया था। 30 जनवरी 1948 नाथुराम गोडसे ने गांधी को हमेशा के लिए चुप करा दिया। विचारधारा की लड़ाई ना जीत सको तो बंदूक के नोक पर ही सही। आजकल भी वैसे ही चल रहा है। पार्टीशन के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या इसको रोका जा सकता था, यह एक कंटिन्यूअस हिस्टोरिकल डिबेट है। आप किताबें पढ़ सकते हैं, अपनी राय बना सकते हैं। हम यहां ठूसते नहीं हैं कोई राय हमारा। लेकिन आपसे बस एक सीधा और सटीक सवाल है, क्या आप टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं? क्या आज कोई है जो मेवाड़ जाकर वहां बुलडोजर को रोकने की कोशिश करे, वहां के एलिजेड एथनिक क्लेंजिंग को रोकने की कोशिश करे? मेवाड़ छोड़िए, आप क्या अपने सोसाइटी में एक छोटी सी हिंदू मुस्लिम यूनिटी रैली, एक कैंडल लाइट मार्च निकाल सकते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हेट को नकारने के लिए, रोकने के लिए, कॉल आउट करने के लिए? अच्छा वो भी छोड़ो, अपने फैमिली या एलुमनाई व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो नफरती चिंटू बैठे रहते हैं, क्या उनको सच का आईना दिखा सकते हैं? पार्टीशन का लेसन वैसे साफ है। खतरे में है का एजेंडा चलाकर, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाकर सांप्रदायिक नफरत की राजनीति फैलाई जा तो सकती है, मुनाफा भी बटोरा जा सकता है। जैसे तब राइट्स ऑर्गेनाइज होते थे वैसे अब भी हो रहे हैं। सवाल बहुत हैं। अच्छा चलो, सरकार को नफरत भड़काने से, गोली मार दो नारे लगाने से प्रमोशन मिलता है, तो शायद वहां से तो मैं कोई खास उम्मीद नहीं करूंगा। लेकिन जो इंडिया अलायंस अभी बनी है, वो क्या हरियाणा के नूह के सड़कों पर दिखी आपको? उन्होंने क्या दंगे, बुलडोजर, ये एलिजेड एथनिक क्लेंजिंग, इसको रोकने की कोशिश की है? वो तो एक दो कोर्ट ऑर्डर्स हैं जो सच का सामना हमें कराती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो कोर्ट्स और वो जजेस भी नहीं रहेंगे। अगर पार्टीशन की गलतियां फिर से नहीं करनी है, तो सबसे पहले एक लार्ज स्केल सिविल सोसाइटी मूवमेंट, जैसे कि 2013-2014 में हुआ था, वैसा मूवमेंट चाहिए। लेकिन सिविल सोसाइटी तो चुप है या तो जेल में है, तो उम्मीद कम ही करिए वहां से। पर उम्मीद है कि हम जागेंगे, क्योंकि हमारे देश के, हमारे अनडिवाइडेड देश के डीएनए में सिर्फ और सिर्फ नफरत नहीं हो सकती है। रिलीजियस नेशनलिज्म, चाहे वो इस्लामिक नेशनलिज्म हो या हिंदू नेशनलिज्म हो, उसके सामने एक सेक्युलर एंड यूनाइटेड इंडियन नेशनलिज्म पॉसिबल है। और पिछले 76 सालों में यह बात तो साफ हो चुकी है कि कौन सा मॉडल काम करता है, कौन सा मॉडल फेल हो चुका है। तो हिंदू मुस्लिम एक हो, हिंदू मुसलमान की जय हो, भारत माता की जय के साथ ये एकता का नारा भी लगाना होगा। तभी जाकर हम 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी बनेंगे, तभी जाकर हम वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। नहीं तो ये बंटवारे की राजनीति के चलते जो अमीर है वो अमीर होते रहेंगे, जो पावरफुल है वो और पावरफुल होते रहेंगे, जो आम इंसान है वो गरीब, पावरलेस और वॉइसलेस बनकर रहेगा। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। Thanks to Audible for being the partners of this very special episode. ये एपिसोड मेरे लिए भी काफी खास रहा है, क्योंकि इसको रिसर्च करते करते ऐसी चीजें जो सामने आती हैं और कैसे हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। तो अगर आप पार्टीशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो बहुत सारे बुक्स हैं जो आप ऑडिबल पे पढ़ सकते हैं। ऑडिबल डाउनलोड करने के लिए नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, इसी लिंक को इस्तेमाल करिए। 2 months फ्री, फुल एक्सेस टू ऑडिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर एपिसोड्स कमिंग अप।